यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कैसे हैं सब लोग? यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गौरव, यश, तनिष्क, प्रसाद, राहुल, अमन, निखिल, परवेश, कुणाल, मनोहर, दीपिका, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रियांशी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमने जो कल पढ़ा था उसको अपन उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके आगे हम पढ़ना चालू करेंगे। तो कल हमने चालू किया था इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का कल पहला लेक्चर था डायरेक्ट टैक्स का, पेपर नंबर 7 आपके लिए 100 मार्क का पेपर रहता है। 70 मार्क्स इज फ्रॉम द डीटी एंड उसके बाद में 30 मार्क्स फ्रॉम द इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब एक चीज समझना, उसमें जो टॉपिक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन में थे टोटल 8 टॉपिक्स थे। डीटी में पूरा इनकम टैक्स जो है वो डीटी में आ जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था 100 मार्क का पेपर रहता है, उसमें 30 मार्क्स है वो एमसीक्यूज आते हैं, 70 मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव आता है। 70 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे 14 मार्क्स के, उसमें से आपको 5 करने हैं। मींस फर्स्ट इज मैंडेटरी, रिमेनिंग 5 में से आपको 4 करने हैं। उसके बाद मैंने आपको चीजें बताई थी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। तो गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को रन करना है। उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो तुम्हारा पावर और एक तुम्हारा पैसा। पावर कहां से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएगा। पैसा कहां से आएगा? तो पैसा लाने के लिए 3 चीजें। सबसे पहले गवर्नमेंट खुद के बिजनेसेस करती है, मींस खुद के बिजनेसेस करती है, उससे पैसा जुटाती है। उसके बाद में वो अपने पेरेंट्स से मांगती है, आप गवर्नमेंट के पेरेंट्स हो, मींस आपसे मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट की नीड कंप्लीट नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट की नीड कंप्लीट नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, वन इज द डायरेक्ट टैक्स, वन इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स होता है जो डायरेक्टली किसी पर्सन से लेते हैं, मींस उसका टैक्स है उसी से ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जो इनडायरेक्टली किसी से कलेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स है वो सीधा यहां पे दिल पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स है वो दिल पे नहीं लगता क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैंने बताया था आपको इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है। तो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है क्योंकि यूनियन लिस्ट की एक एंट्री नंबर 82 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स ले सकती है, तो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद में ऑल इनकम पे ले सकती है एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट इज अ रोहित शर्मा, मींस किसी भी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है, दैट इज द एक्ट। एक्ट में क्या दे रखा है? जितने भी तुम्हारे प्रोविजन है वो तुम्हारे एक्ट में दे रखे होंगे, जैसे कि टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो सब उसमें दे रखा होता है। प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोसीजर मींस असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह है, वो आपका एक्ट में दे रखा है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो जितने भी फॉर्म्स है, जितने भी प्रोसीजर है, वैल्यूएशन के रूल्स वगैरह है, वो आपको रूल्स में दे रखे हैं। हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है। फाइनेंस एक्ट है वो कैसे 3 पार्ट में रहता है। 3 पार्ट में सबसे पहले एक बिल प्रेजेंट होता है करके, ठीक है, और बिल प्रेजेंट होने के बाद उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वो आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जिस दिन इसको साइन कर लेते हैं तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। सर्कुलर नोटिफिकेशन है वो आपके लिए क्या होते हैं? तो सर्कुलर एक क्लेरिफिकेशन होते हैं जो आपके लिए एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं है बट डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है, ठीक है। नोटिफिकेशन सबके लिए बाइंडिंग है। नोटिफिकेशन क्या होता है? अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्योंकि जहां लिखा होता है एज मे बी नोटिफाइड, तो जब नोटिफाई करते हैं तो उससे अमेंडमेंट का इफेक्ट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट है वो लाइक हाई कोर्ट के जजमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में ही बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मतलब वो लॉ ही है जब तक कि लॉ में चेंज ना हो। कल मैंने इसके बारे में बताया था। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, चार्जिंग सेक्शन 4 क्या बोलती है कि इनकम टैक्स है वो एवरी असेसमेंट ईयर में लगेगा। जो भी इनकम आप कमाते हो इन द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में उसमें लगेगा। और भैया ऑल पर्सन को लगता है, और जो भी रेट्स दे रखी होती है फाइनेंस एक्ट में उस रेट से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर रहता है जिस ईयर में आप उस पर टैक्स भरते हैं। असेसमेंट ईयर ऑलवेज आपका 12 मंथ का होता है। प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम हो सकता है, जैसे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम हो सकता है। उसके बाद में पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग आएंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और तुम्हारा लोकल अथॉरिटी। एसएससी किसको बोलते हैं कि भैया
जो पर्सन लाइबल टू पे एनी टैक्स है, एनी फीस है अंडर इनकम टैक्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, असेसी बोलेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, डीम्ड असेसी भी होते हैं। जैसे ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, दैट इज डीम्ड असेसी। और इनकम टैक्स में जहां जहां लिखा होता है असेसी इन डिफॉल्ट करके, तो उसको भी असेसी माना जाता है। किसी पे कोई असेसमेंट आ गया, कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई, तो वो भी असेसी बन जाएगा। अब एक बात समझना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका असेसमेंट प्रीवियस ईयर में होता है, मींस प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं होगा, प्रीवियस ईयर में ही आपकी इनकम निकाल दी जाती है और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कब कब? सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी की जो शिपिंग कंपनी है वो इंडिया में आती है, तो इंडिया में जब वो शिप लेके आते हैं ना, हमको उन पे भरोसा नहीं है कि वो वापस आएंगे या नहीं असेसमेंट ईयर में, तो उसको हाथों हाथ टैक्स ले लिया जाता है प्रीवियस ईयर में ही। उसके बाद अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है करके और यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो वापस नहीं आएगा, तो उसी टाइम उससे टैक्स ले लिया जाता है, उसका असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही कर लिया जाता है। या फिर एओपी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया था, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो भैया जैसे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एओ को लगता है कि भैया टैक्स अभी ले लेना चाहिए, तो वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पूरा उसका असेसमेंट हो जाता है। या फिर अगर कोई भी असेसी है, कोई पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी प्रॉपर्टियां ट्रांसफर कर देगा क्योंकि उसको इनकम टैक्स भरना नहीं है, इनकम टैक्स की कोई डिमांड वगैरह आ सकती है, तो वो क्या करेगा, एकदम मतलब इंसॉल्वेंट होने ही वाला है, वो ट्रांसफर करके अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज वगैरह क्रिएट कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, तो एओ चाहे तो हाथों हाथ असेसमेंट करके उससे टैक्स की रिकवरी कर सकता है। या डिसकंटिन्यू बिजनेस के केस में भी अगर एओ को लगता है तो एओ ऐसा कर सकता है। तो कल तक अपन ने इतना पढ़ा था, आज अपन चालू करेंगे टैक्स रेट फॉर योर असेसमेंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए टैक्स रेट क्या है। गिव मी 1 मिनट। यस पीपल, तो कल जितना पढ़ा था अब उसके आगे आज पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। आज बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, आपको अपना कैलकुलेटर अपने साथ में रखना है, तो अगर कैलकुलेटर कहीं रखा हो तो उसको ला लीजिए, आपके पास में चाहिए आज कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आपको बुक में नहीं देखना है, जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, एक चीज हमारा स्टैंडर्ड रूल रहेगा कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं आपका ध्यान इधर होना चाहिए, मींस योर फोकस शुड बी हियर ओनली। आपको बुक में नहीं देखना है, बुक में नहीं देखना, क्या ऐसा नहीं करना है, अच्छा पता नहीं सही पढ़ा रहे नहीं, बुक में टिक मार्क करते, ऐसा है कुछ भी नहीं करना है। बुक में आपको सिर्फ इधर देखना है, इधर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेगा। और सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज द टैक्स रेट फॉर योर एग्जामिनेशन, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23, अभी प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24 में जाके आप टैक्स भरोगे। तो सर अपना प्रीवियस ईयर 22-23 है, उसके लिए टैक्स रेट्स क्या है, क्योंकि हमने सुना है किसी किसी के लिए स्लैब रेट लगती है, किसी के लिए कुछ फ्लैट टैक्स रेट है, तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज 22-23 एंड योर असेसमेंट ईयर इज 23-24। गाइस जो टैक्स रेट होती है ना, वो टैक्स रेट दो तरह की होती है, मींस देयर इज टू टाइप ऑफ द टैक्स रेट। एक टैक्स रेट वो जो आपकी स्पेशल टैक्स रेट होती है, एक होती है आपकी स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट, और एक आपकी होती है नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट, या जिसको मैं बोल सकता हूं जनरल टैक्स रेट। एक जनरल टैक्स रेट होती है, एक होती है तुम्हारी स्पेशल टैक्स रेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल टैक्स रेट? स्पेशल टैक्स रेट मींस आपने ऐसा सुना होगा
कि जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% की रेट से टैक्स लगता है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला है 111A वाला, तो उस पर 15% की रेट से टैक्स लगता है। आपने ये भी सुना होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A जो शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 10% की रेट से टैक्स लगता है। आपने ये भी सुना होगा कि जो विनिंग्स की इनकम होती है उस पर 30% की रेट से टैक्स लगता है। तो ये गाइस जितनी भी टैक्स रेट है ना, ये टैक्स रेट आपकी स्पेशल टैक्स रेट है। मींस ये स्पेशल टैक्स रेट है। कुछ इनकम ऐसी होती है जो स्पेशल इनकम होती है, दैट स्पेशल इनकम इज टैक्सेबल एट द स्पेशल टैक्स रेट ओनली। तो एलटीसीजी टैक्सेबल एट द रेट 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला टैक्सेबल एट द रेट 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला टैक्सेबल एट द रेट 10% एंड विनिंग का इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। ये आपकी स्पेशल टैक्स रेट होती है। और भी कुछ स्पेशल टैक्स रेट आई है जो मैं आपको सिखाऊंगा, कि जैसे कंपनी है तो कंपनी के केस में आजकल 22% लगता है। तो एक सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन अंडर सेक्शन 115BAA करके, और 115BAA बोलती है कि कंपनी के पे ओनली 22% की रेट से टैक्स लगाइए। एक और सेक्शन होती है BAB करके, वो बोलती है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में न्यू है तो सिर्फ 15% की टैक्स रेट से टैक्स लगाइए। ये सब स्पेशल टैक्स रेट है। सर ये स्पेशल टैक्स रेट कब पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम रेस्पेक्टिव टॉपिक के साथ में। जब मैं आपको कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो कैपिटल गेन में ये सब चीजें सिखाऊंगा कि कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे लगता है। ये बाकी वाली जो सेक्शंस है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा जब इसकी जरूरत होगी, 115BAA की, 115BAB की। आजकल ऑफिस में एक 115BAC के हिसाब से और आप रिटर्न फाइल करते हो इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, जिसमें पता है वो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% ऐसा स्लैब रेट है, वो भी एक स्पेशल टैक्स रेट है। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो जनरल टैक्स रेट की बात करने वाले हैं कि जनरल टैक्स रेट क्या है। नॉर्मल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट की बात आज अपन नहीं करेंगे। आज हम जनरल टैक्स रेट पे रहेंगे और हम बात करेंगे जनरल टैक्स रेट की। चलिए इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले हम चालू करते हैं जनरल टैक्स रेट। और जनरल टैक्स रेट में सबसे पहली चीज कि सर इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, इन केस ऑफ, आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये 5 लोग कौन कौन? इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और गाइज ये अगर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए टैक्स रेट क्या है पता है? अप टू 2,50,000 तक का जो इनकम रहेगा ना, उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देयर इज नो टैक्स अप टू 2,50,000 इनकम। मींस 2,50,000 तक की इनकम पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन आपका इनकम जो एक्सेस ऑफ 2,50,000 रहेगा, अप टू आपका 5 लाख रहेगा, उस पे आपको जो टैक्स पे करना है वो 5% से करना पड़ेगा। जो भी आपका 5 लाख से ज्यादा वाला इनकम एंड अप टू आपका 10 लाख तक का इनकम रहेगा, उस पे आपको 20% की रेट से टैक्स पे करना है। और 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। गाइस इसको बोला जाता है 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता, इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन। इसको बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन कि आपको 2,50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सो अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना है यहां पे, हम इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन, बट कभी भी लॉ में बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बोला जाता है इसको। लॉ में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज MANCT, मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो आप ही बताइए मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा जिसपे टैक्स नहीं लगेगा? 2,50,000, दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, 2,50,000 इज बेसिक एग्जेम्पशन। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख
30%। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, अगर कोई पर्सन है, इन केस ऑफ अगर कोई पर्सन है वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन। अब आप बोलेंगे ये सीनियर सिटीजन बोलते किसको है? अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और जिसका एज है ना दैट 60 इयर्स और मोर हो गया है इन प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन द प्रीवियस ईयर, उसको हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मींस 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है। उसके बाद जो भी आपका 3 लाख से ज्यादा वाला इनकम रहेगा, अप टू 5 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपको 5% लगेगा। 5 लाख से लेके और आपका 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपको 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ज्यादा वाला जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन बोलेंगे किसको? तो सीनियर सिटीजन उस रेजिडेंट इंडिविजुअल को बोलते हैं जिसका एज 60 इयर्स या मोर हो जाता है प्रीवियस ईयर में। जो आपका प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में अगर किसी ने एज है वो 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गई तो उसको हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन। उसके केस में बेसिक एग्जेम्पशन इज 3 लाख, 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन यहां पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, सीनियर सिटीजन उस पर्सन को बोलेंगे जो रेजिडेंट होना चाहिए। ये चीज को आप नोट करेंगे अच्छे से। सीनियर सिटीजन ओनली उस इंडिविजुअल को बोलेंगे जो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है ना और उसका एज इवन 75 ईयर्स है, 76 ईयर है, 65 ईयर्स है, 60 से ज्यादा है, तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है। जैसे एक बंदा है वो दुबई में रहता है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, फॉर इंडिया ही इज अ नॉन रेजिडेंट, उसकी एज है वो 70 ईयर्स है, तो क्या जब उसकी एज 70 ईयर्स है तो क्या वो सीनियर सिटीजन में आएगा? आंसर इज नो। ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन जहां जहां लिखा हुआ है ना, उस सीनियर सिटीजन के लिए आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल होना बड़ा जरूरी है। वो पर्सन को रेजिडेंट होना बड़ा जरूरी है, वो रेजिडेंट होना चाहिए। Resident individual is 60 years or more in a previous year, only that person will be known as the senior citizen. Now यहां पे क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हैं सर कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए एक एग्जांपल है बड़ा इंटरेस्टिंग, सब लोग इधर ध्यान देना। होता क्या है, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका। एक मिस्टर काका करके एक बंदा है, और काका जो है, ये लोग फोटो बना देते हैं काका का, वाओ, ये काका है। और ये जो काका है, मुझे एक बात बताइए, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 22-23। सो प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर कोई भी पर्सन 60 इयर्स की एज अटेन कर लेता है, उस पर्सन को हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन। अब हुआ क्या, समझने की कोशिश करना कि ये मिस्टर काका है। काका अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2023। मींस ऑन 1 अप्रैल 2023 ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 60th बर्थडे। मींस 60वां जन्मदिन है जिसपे केक काटते हैं अपन, अपने बर्थडे के दिन ही केक काटते हैं। तो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन द 1 अप्रैल 2023 को। अब मुझे बताइए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो मैं बोलूं आपका प्रीवियस ईयर है दैट इज द 22-23, और 22-23 प्रीवियस ईयर मींस आपका ये जो पीरियड रहता है, ये पीरियड कौन सा रहता है? दैट इज द 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023, दैट इज योर पीरियड। अब एक बात समझना, ये जो बंदा है ये अपना बर्थडे 60th बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहा है वो 1 अप्रैल 2023 को मींस यहां पे सेलिब्रेट कर रहा है। इसके बाद
यहां पे ऑन द 1 अप्रैल 23 ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, दैट इज 60th बर्थडे, 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, उसका बर्थ डेट कौन सा रहा होगा? उसका बर्थ डेट कौन सा रहा होगा बताइए मुझे, उसका बर्थ डेट कौन सा रहा होगा? बर्थ डेट बता दीजिए मुझे एक बार, कौन सी डेट को जन्म हुआ होगा? चलो 1 अप्रैल तो मैं बता देता हूं, आगे का आप बताइए। 1 अप्रैल 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो बर्थ कब हुआ होगा? बर्थ डेट बता दीजिए मुझे। वेरी गुड, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बर्थ डेट इज 1963। यस राइट, वेरी गुड। सुबह सुबह लोगों के दिमाग चल रहे हैं मतलब, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1963, और 62 वाला कौन है? ये राज बेटा, कहां तुम खोए हुए हो? काउंट सही से करो। तो 63 बर्थ डेट वो 63। अब ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है यहां पे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सर अगर ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो 1 अप्रैल 2023 को कर रहा है, 60 ईयर का एज कंप्लीट कब माना जाएगा? जिस दिन आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो उस दिन, या उसके पिछले दिन? अब ये डिस्प्यूट था कि भैया आपकी पर्टिकुलर एज जो है वो एज अटेन कब मानी जाएगी कि आपकी एज ये कंप्लीट हो गई, ये आपकी जो एज है वो आपकी एज कंप्लीट हो गई, ये कब मानी जाएगी? जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, केक काटते हो, लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, उसी दिन या उसके पिछले दिन? सो इस क्वेश्चन में मुझे आप बता दीजिए कि अपना लॉ क्या बोलता है कि सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स या उससे मोर हो जाता है इन द प्रीवियस ईयर, and our previous year is 20 to 23. This is our previous year. Now guys, he is celebrating his 60th birthday on the 1st April 2023. My question to all of you कि सर उसका 60 इयर्स का एज कब कंप्लीट माना जाएगा? ऑन द सेम डे जिस दिन वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, और ऑन द प्रीसीडिंग डेट मींस लास्ट डेट। अगर आप लास्ट डेट पे मानते हो, आप ये मानते हो कि 60 ईयर का एज है वो कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2023 को, अगर आप ये मानते हो कि 60 ईयर का एज कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2023 को, तो उस केस में क्या होगा कि भाई यहां पे इस ईयर में आपको 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर आप मानते हो कि नहीं नहीं 1/4/2023 को, तो आपको इस ईयर में हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए। तो कुल मिला के मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि इन करंट ईयर इज दिस पर्सन काका इज एबल टू क्लेम द बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ 3 लाख और 2,50,000। आपको आंसर क्या करना है? 3 लाख और 2,50,000। जस्ट टेल मी। थ्री लाख और 2,50,000। सो हियर तुषार, दर्शन, महक, अमन, नारंग, ये सब लोग बोल रहे हैं 2,50,000, बट अदर पीपल आर सेइंग 3 लाख। अदर पीपल आर सेइंग 3 लाख, सम पीपल स्टिल 2,50,000। राज, जुनैद 2,50,000, बट कांची, हार्दिक, बाकी सब लोग बोल रहे हैं 3 लाख। ओके, सो बेसिकली कुल मिला के 50-50 वाले आंसर है। कुछ लोग बोल रहे हैं 3 लाख, कुछ लोग बोल रहे हैं 2,50,000। राइट आंसर इज in this case assessee will be able to claim the basic exemption of 3 लाख। 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट दिया एक, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी आप कोई पीरियड कैलकुलेट करते हो ना, तो 1 ईयर कब कंप्लीट होता है, उसके पिछली वाली डेट को 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके पिछले वाले डेट को 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप जब पीरियड काउंट करोगे तो 15 जुलाई 2022 से सपोज आपको 1 ईयर कैलकुलेट करना है। सो कैन आई से दैट दिस 1 ईयर विल बी कंप्लीटेड बाय द
14 जुलाई 2023। भाई सिंपल सा लॉजिक है, 1 ईयर कब कंप्लीट होता है कि जो डेट से आपने स्टार्ट किया उसके अगले साल की उसकी लास्ट डेट जो रहेगी करके, ठीक है, ऑन दैट डे 1 ईयर इज कंप्लीटेड। तो यहां पे 1 ईयर कंप्लीट जब 14 जुलाई 2023 को हो रहा है, तो उस केस में यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अगर कोई पर्सन का बर्थ है वो 1 अप्रैल 1963 को हुआ है, तो उस केस में ही हैज कंप्लीटेड द 60 इयर्स ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2023 ओनली। 31 मार्च 2023 को उसने ऑलरेडी 60 इयर्स है, वो 60 इयर्स का एज कंप्लीट कर लिया है, और इसके लिए इसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर 22-23। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट एज वेल एज आफ्टर दैट सीबीडीटी ने भी एक सर्कुलर निकाला, और सीबीडीटी ने इस चीज को समझाया कि आप हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो जब भी आप एज कैलकुलेट करोगे, मेरा बर्थ है वो 10 दिसंबर को हुआ था, तो 10 दिसंबर जो है तो मेरा एक साल कंप्लीट कब होता है, 9 दिसंबर को, फिर 10 दिसंबर से तो नया साल चालू हो जाता है ना, तो 9 दिसंबर है वो 9 दिसंबर को ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और यहां पे आपका जो है वो यहां पे आपका हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ अब बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, कैसे सीए फाइनल वाले, ये इंटर वाले पूछते थे ऐसे क्वेश्चन, ये फाइनल वाले पूछ रहे, वो बोलता है कि यहां 2 अप्रैल को हुआ होता, तो अरे 2 अप्रैल को हुआ होता तो ऑब्वियसली यहां पे आपका 1 अप्रैल 2023 को 60 इयर्स कंप्लीट होता, तो आपको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट इस साल में नहीं मिलता। बड़ा इलॉजिकल है, क्या प्रॉब्लम है उसमें करके, ठीक है। अगर आपका बर्थ 2 अप्रैल को हुआ होता तो 1 अप्रैल 2023 को आपके 60 इयर्स कंप्लीट होते, तो आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में आपके 60 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, और इस साल में आपको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्या ही दिक्कत है उसमें करके, ठीक है। तो चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, कोई टैक्स नहीं, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, मोर देन 10 lakh 30%। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल, age 60 years or more in the previous year, that is called senior citizen, up to 3 lakh there is no tax, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। now we are going to start with the next part आता है सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। अब एक बात समझना, ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है, इधर देखना बेटा। इन केस ऑफ सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब भाई अब तो एक तो सुपर हो गए वो लोग, ठीक है, सुपर होने के बाद सीधा ऊपर ही जाना है थोड़े दिन बाद, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, सॉरी, हाँ, सुपर सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एंड उसका जो एज है ना, दैट एज इज 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट होना इज मैंडेटरी, इंडिविजुअल एज 80 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज योर सुपर सीनियर सिटीजन। अब इस बंदे के केस में ये जो लोग हैं जो 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुके हैं, इनके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोगों के लिए हम 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन दे देते हैं, मींस 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो भी आपका 5 लाख से ज्यादा वाला इनकम होगा और आपका 5 लाख से 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपका 20%, और मोर देन 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा, जो भी 10 लाख से ऊपर वाला इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस यहां पे 5% का स्लैब नहीं है, यहां पे डायरेक्टली 20% और 30% है वो टैक्स रहेगा इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन, मींस ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है करके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो कंसेप्ट आपने वो 60 इयर्स में बताया था काका वाले एग्जांपल में, क्या ये कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा? आंसर इज ऑब्वियसली यहां पे भी लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड यहां पे एक काम करता हूं मैं, एक छोटा सा टेबल जैसे बता देता हूं तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि अगर किसी का बर्थडे है वो 1 अप्रैल 1962 है, सॉरी 63 है, 1 अप्रैल 1963 है करके, ठीक है, 1 अप्रैल 1963 है, तो उस केस में उसको बेसिक एग्जेम्पशन इस साल कितना मिलेगा? बेसिक एग्जेम्पशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, या मैं बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर 23-24।
और इस साल में इसको बेसिक एग्जामिशन है वो 3 लाख का मिलेगा। और किसी का बर्थ है वो 1 अप्रैल 1943 को हुआ हो, 20 ईयर्स और पीछे चले जाओ तो 80 ईयर्स कंप्लीट होंगे 1 अप्रैल लाइक 31 मार्च 2023 को। सो 1943 में हुआ था, तो उस केस में इस साल में उसको बेसिक एग्जामिशन है वो 5 लाख का मिल जाएगा। तो अभी तक हमने जो टैक्स रेट पढ़ा उसको एक बार मैं वापस से क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए मैंने बताया। सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए बेसिक एग्जामिशन इज 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. In case of senior citizen, resident individual age 60 years or more in previous year, up to 3 lakh basic exemption, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. Super senior citizen, resident individual age 80 years or more in previous year, up to 5 lakh there is no tax, 5 lakh to 10 lakh, 5 lakh to 10 lakh, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%. You got my point or not? Yes. Now all people just pay attention. Very interesting part. हाँ भाई, हाँ नेहा सही बोल रही हो तुम। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है कि आप जो टैक्स निकालते हो ना, इस टैक्स में आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। ऐड सरचार्ज, जो भी आपका टैक्स आएगा उस टैक्स में आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स। मींस आपका टैक्स जो है वो तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, आप बहुत ज्यादा अमीर हो करके, ठीक है, तो आपको ज्यादा टैक्स भरना चाहिए। आप अगर ज्यादा अमीर हो तो आपको ज्यादा टैक्स भरना चाहिए। तो उसके लिए हमारे लॉ मेकर्स ने क्या किया, एक सरचार्ज का प्रोविजन लाया और सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया कि जो टैक्स आएगा उस पर आपको सरचार्ज भी पे करना रहेगा। अब आप बोलेंगे सरचार्ज कितना रहेगा? तो सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम पे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो मैं बताऊं, अगर आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं पता है? जो आपके 5 हेड होते हैं ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या लेस कर देते हैं? डिडक्शन जो मिलते हैं वो लेस कर देते हैं, तो अपने पास में आता है टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम है। अगर ये नेट टैक्सेबल इनकम जो है आपकी, ये नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज लगेगा ही, तो आप गरीब कैटेगरी में आते हो। बट अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा पता है? जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा ना, उस टैक्स में आपको ऐड करना है सरचार्ज। टैक्स आया उसमें फिर ऐड करो कितना? 10% की रेट से आपको सरचार्ज लगेगा, 10%। इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़। बट सपोज आप तो बहुत ही पैसे वाले हो, आपकी जो इनकम है वो मान लो 1 करोड़ से ज्यादा हो और अप टू 2 करोड़ हो, तो उस केस में आपका जो सरचार्ज रहेगा दैट इज द 15% की रेट से। आपका जो इनकम है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा है और अप टू 5 करोड़ है, तो उस केस में आपका सरचार्ज रहेगा 25% की रेट से। और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपका सरचार्ज रहेगा 37% की रेट से। मींस 37% है वो सरचार्ज है अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। क्या मजा आता होगा ना जिन लोगों को इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती होगी साल में। तो 5 करोड़ से ज्यादा का इनकम है तो उस पर टैक्स तो पे आएगा ही। टैक्स पे आपको ऐड करना है 37%। सो आपका सरचार्ज इज 37%। तो सरचार्ज कैसे? अगर अप टू 50 लाख तक का इनकम है कोई सरचार्ज नहीं, लेकिन 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है तो उसमें 10%, 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो उस केस में 37% है, उतना सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये सरचार्ज जो है पहले है ना, पहले क्या था? 2 साल पहले 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, दैट टाइम सरचार्ज वाज ओनली मैक्सिमम 15%, सिर्फ 15% ही सरचार्ज था। बट निर्मला सीतारमण जी ने बोला ऐसा कैसे? जैसे ही 2019 में इलेक्शन जीत लिए, इलेक्शन जीतने के बाद अपने रंग बताने लगते हैं ये लोग, तो जैसे इलेक्शन जीत लिए उसके बाद उन्होंने ये 2 और इंट्रोड्यूस कर दिए, 25% एंड 37%। ये जो 25% है एंड 37%, ये 2 सरचार्ज और इंट्रोड्यूस कर दिए। जो रिच लोग है, सुपर रिच लोग है, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा इनकम कमाते हैं, तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम है तो आप 25% सरचार्ज भरिए।
5 करोड़ से ज्यादा की इनकम है, आप 37% सरचार्ज भरिए। अब आप मुझे बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया निर्मला सीतारमण जी ने? टैक्स रेट भी तो बढ़ा सकते थे भाई। ऐसा कर लेते ना कि अगर इतनी दिक्कत थी तो आप यहां पे एक स्लैब बना देते कि चलिए एक काम करते हैं, हम स्लैब बना देते हैं यहां पे। और स्लैब कैसे बनाते कि चलिए 2,50,000 तक टैक्स नहीं है, 5 लाख टू लाइक ये 10 लाख से ऊपर 30%, तो ऐसा कर देते 10 लाख से 50 लाख तक आपका 30%, उसके बाद आप 40% 50%, वैसे आप वैसे स्लैब रेट ही बढ़ा देते ना यहाँ पे। आपको ये करने की क्या जरूरत थी कि आपने सरचार्ज बढ़ाया? उसमें निर्मला सीतारमण जी ने दिमाग लगाया। एक बात बताऊं, जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है ना, इनकम टैक्स, जो ये टैक्स वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, जो अपन ऊपर पड़े अभी सब, जो स्लैब रेट वगैरह, इसमें इनको हर स्टेट को हिस्सा देना पड़ता है। हर साल क्या होता है, हर स्टेट को हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि वहां के लोग टैक्स भरते हैं। तो दिल्ली के लोग टैक्स भरते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का है वो दिल्ली गवर्नमेंट को भी देती है। महाराष्ट्र में जो टैक्स भरते हैं उसका कुछ हिस्सा टैक्स का जो होता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी देते हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये सरचार्ज जो है ना, ये पूरा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हड़प जाती है। मींस ये पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो निर्मला जी ने सोचा कि अगर हम टैक्स में स्लैब बढ़ाएंगे तो उस टैक्स का कुछ हिस्सा है वो देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देना पड़ेगा। और सरचार्ज है वो तो पूरा क्या करते हैं, खुद ही ले लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने पास रखती है, इनकम टैक्स में से उनको कुछ शेयर करना पड़ता है, बट यहां पे सरचार्ज से कोई भी शेयर करने की जरूरत नहीं। तो ये इसलिए इन्होंने क्या किया, यहां सीधा सरचार्ज का रेट ही बढ़ा दिया। अब एक और चीज समझना कि मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा टैक्स आता है, चलो ये टैक्स आया, इस टैक्स में फिर आपको ऐड क्या करना है, उस टैक्स में आपको ऐड करना है सरचार्ज। अगर लगता है तो उसके बाद में आपको हमेशा एक ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। ये आपको ऑलवेज ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज लग रहा है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स। तो नेट टैक्स कैसे आएगा? पहले आप टैक्स ले लीजिए, टैक्स में आप ऐड करिए सरचार्ज, और सरचार्ज में ऐड करिए आप, फिर ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज मैंडेटरी। अब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% सेस लेते हैं, ये सेस का यूज क्या रहता है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया है उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे। तो जैसे आपको पता है, जैसे सर्विस टैक्स पहले था तो वहां पे कृषि कल्याण सेस लिया था बीच में, तो कृषि कल्याण सेस जो था वो कृषि के लिए यूज करेंगे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। वैसे ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% लिया गया है, इसको आप हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही यूज करने वाली है। जो हेल्थ एंड एजुकेशन है वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे इसको स्पेंड करने वाली है। कितना करती है आई डोंट नो, बट ऐसा करने वाली है, ऐसा बोल के ये लिया जाता है। तो टैक्स एड सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इट विल बी योर नेट टैक्स। ये आपका नेट टैक्स आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नेक्स्ट अपन टैक्स पे चलते हैं। टैक्स रेट अपन ने अभी तक किसकी पढ़ी? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की। तो ये अपन ने टैक्स रेट पढ़ी, उस पे जो सरचार्ज है वो पढ़ा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़ा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट चालू करते हैं कि सर व्हाट विल बी द टैक्स रेट फॉर कंपनी। इधर देखना, फॉर कंपनी। सर कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? कंपनी मींस जो आप सुनते हो इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। अब आप बोलोगे इंडियन और डोमेस्टिक में क्या फर्क है? बताएंगे आपको। कब बताएंगे? जब आपको डिविडेंड पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की, कि कंपनी पे टैक्स कैसे लगता है। तो समझने की कोशिश करना, कंपनी के केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं दो तरह की कंपनी। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपका टैक्स कैसे लगेगा? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट है वो फॉर प्रीवियस ईयर 2021, फॉर प्रीवियस ईयर 2021, फॉर प्रीवियस ईयर 2021 इज अप टू ₹400 करोड़। प्रीवियस ईयर 2021 इज अप टू ₹400 करोड़ तक का टर्नओवर है। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर 2021 का, अप टू 400 करोड़। तो इस साल में इस डोमेस्टिक कंपनी को जो टैक्स लगेगा दैट इज एट 25%, मींस 25% की टैक्स रेट रहेगी। लेकिन अगर ये फुलफिल कंडीशन नहीं होती है तो उस केस में उस कंपनी को टैक्स लगेगा 30% की रेट से। तो देखिए मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करता हूं। बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2021। कि 2021 का आप टर्नओवर या बिजनेस का ग्रॉस रिसिट है वो देखिए।
अगर वो टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट इज अप टू 400 करोड़, अप टू 400 मींस 400 या उससे कम है, 400 या उससे कम है मींस नॉट मोर देन 400, यू कैन से दैट करके, ठीक है, नॉट मोर देन 400, अप टू 400 है, तो उस केस में 25%, अदरवाइज आपका टैक्स लगेगा वो 30% लगेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात बताइए, आप हमको सिखा रहे हैं टैक्स रेट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24, तो सर हम टैक्स तो जो निकाल रहे हैं ना, वो टैक्स तो हम प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम पे निकाल रहे हैं, तो इसके लिए व्हाई दे रेफर्ड द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2021, कि 2021 का टर्नओवर देखेंगे, 2021 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, अप टू मींस लाइक इट इज अ 400 करोड़ और लेस, 400 करोड़ और लेस, इन दैट केस यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 25% कंसेशनल टैक्स रेट, अदरवाइज आपको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, यहां किसी ने वो क्वेश्चन पूछ भी लिया, बट चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि सर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, व्हाई दे आर रेफरिंग द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2021, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप टर्नओवर 2021 का देखिए और 2021 प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इज 400 करोड़ और लेस, देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द 25%। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाई टर्नओवर दे आर रेफरिंग फॉर प्रीवियस ईयर 2021, टेल मी। बताइए बताइए बताइए। यस यस, एवरीवन चैट इज लाइक, हाँ, सेस जो है वो टैक्स प्लस सरचार्ज को ऐड करके फिर ऐड करते हैं। किसी ने बोला बिकॉज इट वॉज अ कोविड पीरियड, 21-22 वॉज कोरोना। चलिए, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग व्यू आए हैं, दैट इज द सर उस साल का सेल है वो कोविड से इफेक्ट रहा होगा, इसके लिए क्या नॉलेज है, वाह वेरी गुड। बोलते हैं, कोई बोल रहा है सर सरचार्ज का अमेंडमेंट शायद तभी आया, इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए वो कंपनी को बेनिफिट, अरे कंपनी पे सरचार्ज अलग है भाई, वो जो अपन ने पहले सरचार्ज पढ़ लिया वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन था, अभी कंपनी के सरचार्ज की हमने बात ही नहीं की है, कंपनी के सरचार्ज की हमने बात ही नहीं की है। चलिए इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो बड़ा चीटिंग वाले लोग हैं, मतलब चीटिंग जो है, चीटिंग चीटिंग जो करना जो है वो हमारे खून में है करके, ठीक है, जब छोटे थे तब से चीटिंग, मान लो चीटिंग करना है वो हमारे खून में है। अगर मान लो गवर्नमेंट बोल दे कि 2021 के टर्नओवर की जगह आप प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर लो, करंट ईयर का, then what people will do, you know that they will always try to restrict their turnover 400 crore or less, means they will restrict their turnover up to 400 crore, वो 400 करोड़ से ज्यादा नहीं बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि they wants to take the benefit of 25% tax rate in case of domestic company। आप बोले ठीक है सर चलो कोई बात नहीं, आप बोले कि चलो सर कोई बात नहीं, आप यहां पे 22-23 का मत लीजिए, आप एक काम करिए लास्ट ईयर का ले लीजिए, तो लास्ट ईयर आपका कौन सा था, दैट इज द प्रीवियस ईयर 21-22, एंड प्रीवियस ईयर 21-22 का अगर लेते तो 21-22 प्रीवियस ईयर का पीरियड क्या रहता है, दैट इज द
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। एंड गाइस जब यहां पे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है, लेकिन यहां पे बजट आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 को, सॉरी 1 फेब 2022 को। सो यहां पे जब 1 फेब 2022 को यहां पे जब बजट आएगा, मिस निर्मला सीतारमण जी जब बोलेगी कि आपके लिए टैक्स रेट 25% है, अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर इज रेस्ट्रिक्टेड टू 400 करोड़, तो उस केस में पीपल इज हैविंग द टाइम, यहां पे लोगों के पास टाइम है, क्योंकि 2 मंथ तो यही वाला है अपने पास में, फेब और मार्च। सो वी कैन मैनिपुलेट द टर्नओवर, हम यहां पे सेल्स से सेल्स रिटर्न बता देंगे और वी कैन मैनिपुलेट द टर्नओवर। दैट्स व्हाई लॉ मेकर्स मेड इट लाइक यू हैव टू रेफर द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2021, सो यू कैन नॉट चेंज दैट टर्नओवर। तो इसके लिए आप वो टर्नओवर चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज 2021 का ऑलरेडी ऑडिट वगैरह सब हो चुका होगा, यू कैन नॉट चेंज दैट। दैट्स व्हाई दे आर रेफरिंग द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। सो सिंपल, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर कंपनी? फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट है, वो प्रीवियस ईयर 2021 का इज अप टू 400 करोड़ रुपीस, देन 25%, एंड इफ इट इज अदरवाइज, इफ इट इज मोर देन 400 करोड़, देन इन दैट केस 30% विल बी द टैक्स रेट। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, सर अगर 2021 में वो कंपनी थी ही नहीं, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई वो ही मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 लास्ट ईयर हुई, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट इसी साल हुई, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइक इनकॉर्पोरेशन, देन सर व्हाट विल बी द टैक्स रेट? 30% और 25%। कंपनी थी नहीं उस ईयर में, तो 2021 में कंपनी थी नहीं, कंपनी वॉज नॉट देयर इन दैट ईयर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लास्ट ईयर और इन करंट ईयर, देन व्हाट शुड बी द टैक्स रेट? टेल मी, क्या लगता है आपको क्या होगी टैक्स रेट? 25%। जिसने ऑफिस में किया हो काम वही बताना ना, मतलब आप बता तो सकते हो, अनुमानों के आईने में तो हो ही सकता है। बताइए। Anyone file the return? Anyone file the return and ऐसे कॉन्फिडेंस वाला आंसर देना कि यस सर आई फाइल द रिटर्न एट 25% और 30%। चलिए, अब जो यहां पे आंसर आया है ना, निखिल टर्नओवर में क्या क्या आएगा, वो आपका टैक्स ऑडिट के लिए जो गाइडलाइंस नोट है उसके हिसाब से जो जो आप टर्नओवर में नॉर्मली बिजनेस रिसिट लेते हैं अपन, दैट्स कॉल्ड टर्नओवर। वी विल टेक द बिजनेस रिसिट, नॉट अदर इनकम। चलिए, हाँ, नाउ many people are saying that 25%, most of people replied 25%, because sir when company was not there in previous year 2021, so we will take the turnover at 0 and we will take the benefit of 25%. Now on this point there is a litigation in the market, still there is no clarity on this point. Some people says that the law is very clear, if company was there in 2021 and turnover is up to rupees 400 crore, then only 25% benefit. If company was not there in previous year 2021, then company has to pay the tax at the rate 30%. That is one view. They are saying that they have to pay the tax at the rate
percent, 25% benefit is not available, because in law it is written that company was there, like company should be there. In law they have written that for company turnover for that year, so company turnover for that year means company was there, but here there is no company at all, so obviously this benefit is not available, and they have to pay the tax at the rate 30%. That is the one view. But another view also, people says that it is very harsh provision. If company is incorporated in last year or in current year, then they can say that like company was not there, so obviously there is no point of the turnover, so turnover should be up to 400 crore. We can say that turnover was zero, so we have to take the benefit of 25%. There is a second view also, but guys you have to go with the first view. आपको पहले व्यू के साथ में जाना है, पहले व्यू के साथ में जाना है मींस अगर कंपनी उस साल में नहीं थी तो उस केस में आपको 30% की रेट से टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और आईसीआई ने एक बार एक एमसीक्यू पूछा था, तो आईसीआई ने एक एमसीक्यू बनाया था और उस एमसीक्यू में ऐसा ही था, कंपनी न्यू थी और कंपनी का टर्नओवर का उस साल ऑब्वियसली नीले था, और उन्होंने 30% की रेट से है वो टैक्स कैलकुलेट किया था, 30% की रेट से टैक्स कैलकुलेट किया था। तो आपको इसी व्यू के साथ में जाना है, भले वो नई कंपनी है, आप 30% की रेट से टैक्स है वो पे करेंगे, ये व्यू के साथ आपको जाना है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसका लाइक कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है मार्केट में, आप ये सुन सकते हो, आपके ऑफिस में भी हो सकता है, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जब वो कंपनी जो है उस साल में थी नहीं तो उसको 30% से टैक्स भरना चाहिए या 25% से। स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट करके। चलिए अब अपन बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। तो ये तो बात होगी डोमेस्टिक कंपनी की। अब एक बात समझना, जो फॉरेन कंपनी होती है ना, फॉरेन कंपनी के केस में आपका टैक्स रेट है ना, वो टैक्स रेट रहता है 40%। दैट इज द फ्लैट टैक्स रेट ऑफ द 40% इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, टैक्स रेट इज अ 40%। अब एक और चीज समझना, यहां सरचार्ज भी लगता है कंपनी के केस में भी, बट कंपनी पे सरचार्ज की रेट अलग है। समझना, कंपनी के केस में सरचार्ज भी लगेगा, बट सरचार्ज कैसे लगेगा पता है? सरचार्ज भी लगेगा, बट सरचार्ज कैसे लगेगा? दैट डिपेंड करेगा नेट टैक्सेबल इनकम पे, कि नेट टैक्सेबल इनकम है इफ दैट इज मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा है नेट टैक्सेबल इनकम बट अप टू 10 करोड़ है, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगता है, दैट इज द 7%। 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा। एंड फॉरेन कंपनी के केस में 2% की रेट से सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, दैट नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, सरचार्ज डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम। वहां इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई में हमने बहुत सारे सरचार्ज पढ़े थे, 10%, 15%, 25%, 37%। यहां पे इतना ऐसा नहीं है, यहां पे बड़ा ही सिंपल है कि कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% एंड फॉरेन कंपनी के केस में आपका 2%। एंड नेट टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5%। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज कम क्यों है? सर डोमेस्टिक कंपनी पे तो आप 7%, 12% सरचार्ज ले रहे हो, बट फॉरेन कंपनी पे ओनली 2% एंड 5%, बिकॉज फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट बहुत ज्यादा है ना। आप देखेंगे टैक्स रेट इज ऑलरेडी 40%, और वो जब टैक्स रेट ऑलरेडी आपका 40% है, टैक्स रेट है वो टैक्स रेट जब ऑलरेडी 40% है, तो इसके लिए सरचार्ज है वो आपका कम है। सर एक और बात बताइए, हमने कंपनी पे टैक्स लगा दिया, उसमें सरचार्ज ऐड कर दिया, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? आंसर इज यस। आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो तो आपको लेना ही लेना है, एट द रेट 4% की रेट से आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे। अब चीज समझना, कंपनी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और एसएससी पे, और उसका नाम है दैट इज द पार्टनरशिप फर्म के केस में। सर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एक ही होता है एंड एक लोकल अथॉरिटी। ये जो लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फर्म है एंड एलएलपी है, इस पे टैक्स रेट क्या लगता है? तो मैं बता दूं गाइस, इस पे आपका फ्लैट टैक्स रेट लगता है 30%। पार्टनरशिप फर्म पे फ्लैट टैक्स रेट है, कोई स्लैब वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा 30% इज टैक्स। लेकिन सर क्या इसमें सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, यहां पे सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज की आपकी जो रेट रहेगी, दैट इज द आपका सरचार्ज लगेगा 12%। 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा कब? इफ
नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नेट टैक्सेबल इनकम है तो उस केस में 12% की रेट से क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% की रेट से लग जाएगा। तो देखिए समझने की कोशिश करना, जो भी फर्म है, एलएलपी है एंड लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड लोकल अथॉरिटी, उसके केस में आपका टैक्स है वो आपका 30% है। सरचार्ज है वो लगेगा, बट सरचार्ज 12% की रेट से लगेगा अगर नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लगेगा। अब एक और चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, छोटी सी जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके केस में टैक्स कैसे लगता है। तो उसकी बहुत सारी इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, डिडक्शन मिल जाता है, एटीपी करके एक सेक्शन होती है। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे आगे तो वहां बताऊंगा। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो नेट टैक्सेबल इनकम है, वो नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 10,000, ओनली 10,000, अप टू 10,000, तो उसमें टैक्स लगेगा 10% की रेट से। और 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 20,000 है तो उसमें टैक्स लगेगा आपका 20% की रेट से। और 20,000 से ज्यादा की इनकम जो भी है उस पे आपका टैक्स लगेगा 30% की रेट से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसा बेसिक एग्जामिशन नहीं है। 10,000 का इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10%, 10,000 से 20,000 तक का इनकम है उस पर 20%, और 20,000 से जितना भी ज्यादा रहेगा उस पर 30% रहेगा। और यहाँ पे सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सेम जैसा पार्टनरशिप फर्म के केस में लगता है। तो यहाँ पे आपका सरचार्ज लगेगा एट द रेट 12%, 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा एट द रेट 4% की रेट से। ठीक है, तो यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लग जाएगा। चलिए, जो मैंने आपको बताया एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि मैंने यहां पे आपका क्या बताया अभी तक। तो अभी तक आज जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, ध्यान देना, एकदम फटाफट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं आज प्रीवियस ईयर 22-23 का टैक्स रेट, असेसमेंट ईयर 23-24। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स रेट, वन इज द जनरल टैक्स रेट, वन इज द स्पेशल टैक्स रेट। आज हम बात कर रहे हैं जनरल टैक्स रेट की। तो जनरल टैक्स रेट के केस में इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 से लेके 5 लाख है उस पर 5%, 5 लाख टू 10 लाख है उस पर 20%, मोर देन 10 लाख है उस पर 30%। सीनियर सिटीजन के केस में मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन अ प्रीवियस ईयर है, उसके केस में अप टू 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख टू 5 लाख है उस पर 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। सुपर सीनियर सिटीजन में अप टू 5 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख टू 10 लाख है उस पर आपका 20%, 10 लाख से ज्यादा है उस पर आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। यहां पे सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज कैसे लगेगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज लगेगा अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख है, कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख टू 1 लाख, 1 करोड़, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है उसमें 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक उसमें 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ उसमें 25%, और 5 करोड़ से भी ज्यादा है उसमें 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। कंपनी के केस में टैक्स रेट कैसे लगेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर 2021 का जो टर्नओवर है वो अगर अप टू 400 करोड़ है, अप टू 400 मींस 400 करोड़ और लेस है, तो उस केस में 25%, अदरवाइज है आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। फॉरेन कंपनी के केस में 40% की रेट से टैक्स लगेगा। सरचार्ज लगेगा अगर नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है तो 7%, और लाइक फॉरेन कंपनी के केस में 2%, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 5%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के केस में टैक्स रेट इज 30%। सरचार्ज है वो सरचार्ज 12% लगेगा अगर नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, 10,000 टू 20,000 पे 20%, 20,000 से ज्यादा वाला जितना भी रहेगा उस पर 30%, सरचार्ज 12% लगेगा अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। अब एक चीज समझना, जब भी आप टोटल इनकम निकालते हो, टोटल इनकम मींस ऑल 5 हेड का इनकम माइनस डिडक्शन, दैट इज टोटल इनकम, जिसको मैं नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकता हूं। तो नेट टैक्सेबल इनकम जो होता है, या तुम्हारा जो नेट टैक्स होता है, नेट टैक्स जो आप टैक्स आता है इंक्लूडिंग सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड ऑल, इसको आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10, मींस नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना है।
तो जो भी टोटल इनकम है एंड योर नेट टैक्स विल बी द राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। आपको नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में राउंडेड ऑफ करना है। कैसे करना है? जैसे मान लो आपका आ गया 16,932, तो उस केस में आपको कितना लेना है? यहां पे 16,930 लेना है। अगर आपका मान लो 935 आया, तो उस केस में आपको कितना लेना है? 940 लेना है। और 937 है तो भी आपको कितना लेना है? आपका 940 लेना है। तो नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 है, वो नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना है करके। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करिए, फटाफट फटाफट जितना मैं आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क या क्लास वर्क देता हूं, उतना एक बार आप देख लीजिए। तो आप एक काम करिए, जहां से ये टैक्स रेट चालू होती है यहां से, तो इस पेज से आप एक पढ़ना चालू करिए। ये जो पेज पे दे रखा है पूरा वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद सरचार्ज दे रखा है वो आप पढ़ेंगे, एक ये सर्कुलर दे रखा है सीबीडीटी का वो आप पढ़ेंगे, डोमेस्टिक कंपनी वगैरह का टैक्स रेट दे रखा है वो आप पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहां पे दे रखा है वो पढ़ेंगे, और यहां पे राउंडेड ऑफ द इनकम, ये राउंडेड ऑफ जो दे रखा है 288A 288B वहां तक है वो आप एक बार पढ़ लेंगे। मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट चालू करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ करके। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो अपन चालू करेंगे 5 मिनट के बाद, मतलब 5 नहीं 2-3 मिनट के बाद। आप पढ़ लो एक बार, 4 मिनट का टाइम देता हूं, आप एक बार पूरा पढ़ लो। यहां तक कहां तक? राउंडेड ऑफ तक है वो। तो आपको 2 पेजेस पढ़ने हैं, फर्स्ट वाला पेज, सेकंड वाला पेज और थर्ड पेज पे जो राउंडेड ऑफ वाला है वहां तक बस। फिर अपन कैलकुलेशन चालू करेंगे। हेलो।
चलिए कुछ डाउट ले लेते हैं लोगों के। महक का डाउट ये था कि फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वी विल टेक द प्रीवियस ईयर 21-22 टर्नओवर। आई डोंट नो दैट, ओनली निर्मला सीतारमण नो कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या डालेंगे बजट में। आई डोंट नो। पहले क्या था ना, पहले इसमें जैसे लास्ट ईयर के लिए तो सेम ही था। लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर का जो अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उसके लिए आप 1920 का टर्नओवर देखते हैं, प्रीवियस से 1920 का टर्नओवर देखते हैं 400 करोड़। उससे पहले ये 250 करोड़ हुआ करता था, पहले 250 करोड़ था, तो देर में डेट में चेंज करके, ठीक है। बट नाउ 1-2-3 साल से कंटिन्यूसली वो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि 2 साल पहले का टर्नओवर देखने का, और वो 400 करोड़ है। बट देर में चेंज, अगले साल हो सकता है 800 करोड़ कर ले इसको, देर में भी पॉसिबिलिटी ना, तो आज मैं नहीं बोल सकता उसका। अमन बोल रहा है सर कौन से ईयर का टर्नओवर देखना है? अरे 2021 का ही देखना है ना राजा, प्रीवियस ईयर 2021, दोनों जगह यही तो बताया मैंने, यहाँ पे भी तो आपको यही बताया, 2021 तो बताया। तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? बाबा कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने बोला ना 2021 का टर्नओवर देखना है, उसमें भी 2021 ही बोला। लास्ट ईयर का नहीं देखना और करंट ईयर का नहीं देखना, उसके लास्ट ईयर का देखना है। तो अपना करंट ईयर इज 22-23 प्रीवियस ईयर, उसके पीछे का 21-22 का नहीं देखना, 2021 का देखना। उसके बाद राहुल बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सर इस कौन से पर्सन में कवर होगी? आज आप जाके देख के आओगे, आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेन नंबर लेंगे और पेन नंबर से आप ऑफिस में जाके देख के आएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में कवर होती है। उसके बाद ये केस लॉ का नाम याद रखना है ना बाबा ना, आपको केस लॉ का नाम याद नहीं रखना, जो तुमको याद रखना है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे ये प्रभु दयाल वाला कुछ दे रखा है, उसका याद रखने की जरूरत नहीं है। सर HUF AOP BY इंडिविजुअल, उसमें भी सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन? अरे बाबा कैसी बात कर रहा है, HUF में कैसे सीनियर सिटीजन चेक करेंगे? वो सिर्फ इंडिविजुअल में चेक करना है, यहाँ लिखा हुआ तो है सीनियर सिटीजन में, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखा हुआ तो है। बोलता है कि HUF में और AOP BY में भी सीनियर सिटीजन नहीं चेक करना। सरचार्ज स्लैब में लगती है फ्लैट लगती है? सरचार्ज फ्लैट लगती है, सरचार्ज स्लैब में नहीं लगती। सरचार्ज स्लैब में आप लगा भी नहीं सकते, कैसे लगाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो सरचार्ज है वो फ्लैट लगती है कि आपकी इनकम देखो और सीधा सरचार्ज ऐड कर दो। मैं बताऊंगा, अभी अभी करेंगे वो, आदर्श अभी करेंगे। फॉरेन कंपनी के केस में टर्नओवर नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना सोनी, शालिनी, बिल्कुल भी नहीं देखना फॉरेन कंपनी के केस में। चलिए डन बोलिए, डन डन डनाडन डन। डन डन। स्टेट ऑफ राजस्थान ने अदर्स, अदर मतलब इसमें और भी पार्टियां थी। अदर्स कब लिखते हैं? जब आपके पार्टी ज्यादा होती है, जैसे मैं और हम 5 लोग किसी पे केस कर रहे हैं, तो मेरा नाम लिखेंगे भवर बोराना एंड अदर्स करके। चलिए अब अपन चालू करते हैं कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ। कांची, ओ कांची, कांची रे इधर देखो। हाँ, अपन बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की। अब आप बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल वर्ड आपने बहुत सारी जगह सुना हुआ है। जब हम छोटे होते थे तो आपको पता है एक एग्जाम्पल लिया जाता था मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो इकोनॉमिक्स में एक एग्जाम्पल लिया जाता था मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जब भी आप पहला एप्पल खाते हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन होता है, और फिर दूसरा एप्पल खाने के बाद कितना होता है, तीसरा एप्पल खाने के, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आपने कॉस्टिंग में भी एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है। अब एक और एडिशनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा। एक और एडिशनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ की। अब एक चीज समझना, मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे पूरा ध्यान दे देना, एक बार में समझ लेना, क्योंकि आप इसके ऊपर अपने को 4-5 अभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो एक बार में आप समझ लेना, इधर उधर ध्यान मत भटकने देना, ठीक है, इधर ध्यान देना, ठीक है। चलिए
हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं मार्जिनल रिलीफ होता क्या है। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, और हमारा जो टर्नओवर है ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 दैट वाज 500 करोड़, 500 करोड़ था, मींस 400 करोड़ से ज्यादा था उस ईयर का। तो करंट ईयर में जो टैक्स लगेगा वो कौन सी रेट से लगेगा, 30% की रेट से। अब एक चीज समझना, आपको दे रखा है टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23। सपोज हमारा टोटल इनकम 1 करोड़ एंड 1 लाख है, 1 करोड़ एंड 1 लाख इज टोटल इनकम फॉर करंट प्रीवियस ईयर दैट इज 22-23। अब एक और चीज समझना, अगर करंट ईयर का जो टोटल इनकम है दैट इज 1 करोड़ 1 लाख, अब इस पे अपन टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, तो मैं बताऊं, टैक्स निकालते टाइम सबसे पहले हम टैक्स लेंगे एट द रेट 30%। तो 30% टैक्स विल बी 30,30,000, 30,30,000 का हमारा टैक्स आ गया। मुझे एक बात बताइए, इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी जिसका टैक्स रेट 30% है, बट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, इनकम इज मोर देन 1 करोड़, इनकम है वो मोर देन 1 करोड़ है, तो मुझे बताइए क्या हमको सरचार्ज लगेगा या नहीं? यहां पे कंपनी के केस में हमने क्या देखा था, डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज लगता है 7%। 7% सरचार्ज लगता है, और 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो 12% सरचार्ज लगता है डोमेस्टिक कंपनी के केस में। तो यहां 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा। आंसर इज यस। सब बालक लोगों ने अच्छे से आंसर किया है, यहां पे सरचार्ज लगेगा। तो हम यहां पे ऐड करेंगे, ऐड कर दो सरचार्ज एट द रेट 7%। तो 7% अगर आप कैलकुलेटर पे करते हो तो आपका 30,30,000 का 7% इट्स कम्स टू 2,12,100, 2,12,100 इट्स कम्स टू द 32,42,100 आया, 32,42,100 आया। अब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना, इधर ध्यान दे देना करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पे आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, और 1 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स आ रहा है, उस पे सरचार्ज भी आ रहा है, और सरचार्ज जो है वो आपका 2,12,100, टोटल कम्स टू 32,42,100। अब एक बात समझना, कंपनी कहती है कि हमने गलती कर दी कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कमा लिया। कंपनी कहती है कि सपोज हमारा टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ ही होता, अगर 1 करोड़ ही होता टोटल इनकम, अगर 1 करोड़ ही होता तो आप ही बताइए इस पे टैक्स कितना आता? मैं बताऊं, 30 लाख टैक्स आता। क्या सरचार्ज लगता या नहीं लगता? आंसर इज नो, यहां सरचार्ज नहीं लगता। अगर आपकी इनकम ओनली 1 करोड़ होती तो टैक्स 30% की रेट से 30 लाख आता, सरचार्ज लगता? आंसर इज नो, सरचार्ज नहीं लगता। कंपनी बोलती है हमने गलती कर दी कि हमने 1 करोड़ 1 लाख कमा लिया, वी मेड द मिस्टेक के वी हैव अर्न द एक्सेस इनकम ऑफ द 1 लाख रुपीज। निर्मला सीतारमण जी मोदी जी को बोलते हैं कि ये 1 लाख आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए। हमने जो 1 लाख ज्यादा कमाया ना, ये आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए। चलिए आप ये 1 लाख ऊपर वाला जो है वो आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए, तो भी हमारा 31 लाख होता है। और यहां पे आप जो 32,42,100 टैक्स लगा रहे हो, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, ये तो हमारे साथ गलत है ना। बिकॉज अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो यहां टैक्स आ रहा है 32,42,100 ड्यू टू द सरचार्ज। इनकम अगर 1 करोड़ ही होती तो आपका टैक्स आता 30 लाख। ये बोलते हैं, एसएससी बोलता है, बीबी प्राइवेट लिमिटेड बोलती है कि आप 1 लाख आप ही ले लो, हमने गलत कर दिया, हमने पाप कर दिया, 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया, ये 1 लाख आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए, तो भी 31 लाख होता है। और यहां पे आप 32,42,100 ले रहे हैं, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो यहां पे लॉ मेकर्स ने बोला टेंशन ना लो, आप एक काम करो, अगर ऐसा होता है कि सरचार्ज की वजह से कभी कभी टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इनकम,
सरचार्ज की वजह से इंक्रीज इन टैक्स इज हायर देन इंक्रीज इन इनकम, तो उस केस में जितना इनकम इंक्रीज हुआ है उतना हम ले लेंगे और बाकी वाला आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां हुआ क्या इस एग्जाम्पल में, इधर देखिए। तो मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ के ऊपर आपका इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है, मैं बोलूं 1 लाख हुआ है, ओनली 1 लाख हुआ है, और उसकी वजह से आपका इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है, मैं बोलूं 2,42,100 हुआ है। बिकॉज यहां पे कितना आ रहा था, 1 करोड़ पे 30 लाख और 1 करोड़ 1 लाख पे 32,42,100, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2,42,100 टैक्स में इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द 1 लाख। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन ना लो, हम इनकम जितना इंक्रीज हुआ उतना ले लेंगे, और यहां पे जो इसका जो डिफरेंस है ना, दैट इज द 1,42,100, इतने का हम आपको दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। क्या दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ। 1,42,100 का हम आपको दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट दे कौन सी सेक्शन में रहा है, क्या इसके लिए कोई सेक्शन बना रखी है? आंसर इज नो गाइस, इस मार्जिनल रिलीफ के लिए कोई सेक्शन नहीं है। मार्जिनल रिलीफ के बारे में कहां लिखा हुआ है, अगर आप फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे तो फाइनेंस एक्ट में जहां टैक्स रेट दे रखी होती है उसी के नीचे एक प्रोवाइजो के फॉर्म में दे रखा है, और उस प्रोवाइजो के फॉर्म में जो दे रखा है उस प्रोवाइजो में ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रोवाइजो दे रखा है उस प्रोवाइजो में ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रोवाइजो दे रखा है उस प्रोवाइजो में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है कि कभी आपका टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इनकम ड्यू टू सरचार्ज, तो उस केस में जितना इनकम बढ़ा है वो ले लेंगे और उसके ऊपर वाला आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 1,42,100, और आपको गवर्नमेंट को सिर्फ 31 लाख है वो पे करना पड़ेगा, और फिर आप उसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो चलिए अब आपको एग्जाम में क्या करना है, बिकॉज सर यहां पे तो आपने ये बता दिया, वो सब ऐसा उधर करके इतना इनकम बढ़ा, इतना टैक्स बढ़ा। एग्जाम में आपको एक सिंपल सा मेथड फॉलो करना है और उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक काम करिए, जब भी आपकी इनकम जो है वो लिटिल बिट मोर देन द 1 करोड़ है, कंपनी के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है या लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है, क्योंकि 1 करोड़ से लिटिल बिट ज्यादा है तो उस केस में ये चांस बनता है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो भी, क्योंकि देखो 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है, कंपनी के केस में 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनकम अगर लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल बिट सर, हो सकता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख है, तब आपको देखना है। अगर मान लो 1 करोड़ और 50 लाख है तो देखने की जरूरत है नहीं, 1 करोड़ 20 लाख है तो देखने की जरूरत नहीं है, या 10 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में अगर 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 10% सरचार्ज लगता है वहां पे। 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 15% सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपको देखना पड़ेगा। 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपको देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, लोकल अथॉरिटी की, एलएलपी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो 1 करोड़ से थोड़ी बहुत इनकम ज्यादा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। अब आपको करना क्या है, वेरी सिंपल करके, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको पता है कि योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख और थोड़ा बहुत ज्यादा है 1 करोड़ से, तो यहां पे आपको क्या करने का, जैसे ही आपको इनकम पे आपने टैक्स निकाला आप ऐड कर दीजिए सरचार्ज, ऐड कर दिया। इसके बाद में आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, मींस एक सेंटेंस लिखना है, हर बार ऐसे ही आप लिखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये वाला जो अमाउंट है, ये ऊपर वाला अमाउंट है, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़, क्या 1 करोड़ होता तो टैक्स कितना लगता, प्लस आप एक काम करिए एनटीआई माइनस 1 करोड़, टैक्स ऑन 1 करोड़ मींस 1 करोड़ इनकम होता तो टैक्स कितना लगता, प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, एनटीआई मींस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आता। अगर 1 करोड़ इनकम है तो आप ही बताइए, 1 करोड़ का कंपनी के केस में इनकम है तो टैक्स 30%, 30 लाख आता। सो 30 लाख ले लीजिए यहां पे सबसे पहले, और उसके बाद में एनटीआई माइनस 1 करोड़, आपका नेट टैक्सेबल इनकम है कितना, 1 करोड़ 1 लाख, माइनस 1 करोड़ लेस कर दीजिए तो कितना बचा आपका, 1 लाख बचा। तो आप एक काम करिए, यहां ले लीजिए 1 लाख, तो मैं बताऊं यहां आपका कितना आ जाएगा, 31 लाख।
अब मैंने क्या लिखा है कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस, मींस ये नीचे वाला जो अमाउंट है इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा क्या करना है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर को फॉलो करना है, दोनों में से विच एवर इज लोअर को फॉलो करना है। तो विच एवर इज लोअर इज आपका 31 लाख आ गया, यहां आपको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल गई और मार्जिनल रिलीफ 1,42,100 की आ गई। अब आप इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके बाद, तो ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो 31 लाख पे 4% होता है 1,24,000, तो आप इसको ऐड कर देंगे। अब आपका नेट टैक्स जो आएगा दैट इज द 32 लाख और 24,000 है, ये आपका आया नेट टैक्स। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपकी इनकम जो है वो इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, 10 करोड़ है कंपनी के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के केस में 50 लाख से ज्यादा है, उसके बाद में 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। अब आप मुझे ये पूछोगे सर कितना ज्यादा है, एक बात बताऊं, मैं आपको लिमिट लिख के दे दूंगा बट आप याद ही नहीं रख पाओगे, क्योंकि 20-25 लिमिट आ जाएगी, क्योंकि फिर सीनियर सिटीजन के लिए अलग आएगा, फिर उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग आएगा, इंडिविजुअल के लिए अलग आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन रिलीफ की लिमिट आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना कि जहां सरचार्ज लग रहा है या सरचार्ज की रेट चेंज हो रही है, वहां पे आपकी इनकम अगर लिटिल बिट मोर देन दैट है करके 1 2 3 4 5 लाख 6 लाख, तो आपको चेक करना है करके, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपका एनटीआई ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर कराया, उसमें सपोज आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है कंपनी का वो 1 करोड़ 20 लाख है, तो मुझे एक बात बताओ 1 करोड़ 20 लाख है तो टैक्स कितना आएगा, 30% की रेट से। तो टैक्स आया आपका 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 36 लाख आया। सरचार्ज कितना लगेगा 7%, सो एड सरचार्ज एट द रेट 7%, तो 7% कम्स टू, मैं बोलू 2,52,000, तो यहां पे हुआ 38,52,000। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप चेक भी कर देते हो, यहां पे मैंने बोला चेक करने की जरूरत नहीं है मार्जिन रिलीफ, बट अगर चेक भी कर लेते हो तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ ही होती, मैं बताऊं अगर नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ होती, तो आप ही बताओ उस पर टैक्स कितना आता, 30 लाख आता, 30 लाख आपका टैक्स आता। अब एक चीज समझना, टैक्स है वो आपका 30 लाख आता, अब उसमें लाइक आप क्या कर रहे हो, सरचार्ज नहीं लगता, आपकी इनकम ज्यादा कितनी कमाई आपने, 20 लाख ज्यादा है, 20 लाख आप दे दो उनको, गवर्नमेंट को 20 लाख रुपीस है वो निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो जब 20 लाख आपने निर्मला सीतारमण जी को दिया तो आपका 50 लाख हो जाएगा। आप ही बताइए, आप 50 लाख पे करना पसंद करेंगे या 38,52,000 पे करना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली 38,52,000 पे करना पसंद करेंगे, तो यहां पे आपका मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। अब आप अपने मेथड से भी देख सकते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड रूप रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड हर बार अपन ऐसा ही करेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो एक बात बताओ, 1 करोड़ पे टैक्स कितना आता, आपका 30 लाख आता, एनटीआई माइनस 1 करोड़ आपका 20 लाख हो गया, ये तुम्हारा 50 लाख हो गया। मैंने बोला विच एवर इज लोअर आपको कंटिन्यू करना है, तो 38,52,000 आप कंटिन्यू कर लोगे, और 38,52,000 कंटिन्यू किया तो ऑब्वियसली आपको यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ है वो आपको नहीं मिला। इस केस में कोई भी मार्जिन रिलीफ नहीं, फिर आप इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, और जो भी आएगा दैट इज योर नेट टैक्स है, वो आपका नेट टैक्स आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? या तो देखो, पहली चीज तो मार्जिनल रिलीफ हर जगह लगता है, हर एसएससी के केस में लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी के केस में लगेगा, ये इंडिविजुअल के केस में भी लगेगा, एचयूएफ के केस में भी लगेगा, कंपनी के केस में भी लगेगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी लगेगा, जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां लगेगा। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन करते हैं, और मान लो किसी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल क्वेश्चन पर्सन का क्वेश्चन है, और उस केस में उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से सपोज 51 लाख हुआ या 52 लाख है, 53 लाख है, तो आप चेक करेंगे। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप यहां पे टोटल इनकम उसकी आ गई मान लो 52 लाख,
52 लाख। उस पे आपने क्या निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया। अब टैक्स पे आपने सरचार्ज ऐड किया 10%। अब एक बात बताइए, जब आप ये लिखोगे तो रेस्ट्रिक्टेड टू लिखते टाइम आप क्या लिखेंगे? रेस्ट्रिक्टेड टू लिखते टाइम आप लिखेंगे टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस, सॉरी, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख, क्योंकि 50 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा है ना, तो आप क्या करेंगे, टैक्स ऑन 50 लाख कितना आएगा और एनटीआई माइनस 50 लाख। अब एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी है, कंपनी के केस में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप 10 करोड़ पे टैक्स वगैरह निकाल दिया। रेस्ट्रिक्ट करते टाइम आप क्या लिखेंगे, टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़, टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़। आप एक काम करिए, आ जाइए आपकी बुक में और देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। सब लोग एक बार बुक में आइए आप लोग। यहां पे एक कंसेप्ट दे रखा है मार्जिनल रिलीफ का। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ marginal increase in the income over 50 lakh or 1 crore or 2 crore or 5 crore in case of individual HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, or 1 crore in case of company, firm, local authority, cooperative society, or 10 crore in case of the company. Surcharge is applicable on entire amount of income tax, because surcharge is applicable on entire amount of income tax. Entire amount of income tax होता है, पूरे पे income tax पे surcharge लगता है। surcharge में कोई slab rate नहीं होती है। surcharge कैसा है ना, अगर मान लो आपका income 7 करोड़ है, तो सीधा 7 करोड़ पे जो टैक्स आएगा उसमें 37% आप ऐड कर लो, सीधा surcharge लगता है। Surcharge is applicable on the entire amount of income tax, and as a result, increase in tax is more than the increase in income. In order to remove this effect, assessee shall be allowed the relief to the extent increase in tax is more than increase in the income, as it is called marginal relief and it can be shown in the manner given below, जो हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शिवानी लिमिटेड, एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है ये, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम इज 1 करोड़ 1 लाख, सेम एग्जांपल 1 करोड़ 1 लाख, अभी मैंने एग्जांपल लिया था बट एक चेंज मैंने रखा है। Turnover for previous year 2021 is 380 crore. Means can I say that 400 crore or less? Yes. Assume company not opted section 115BAA. 115BAA is not like applicable. In that case, you have to calculate the tax. आपको टैक्स है वो निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले आप लिख लेंगे टोटल इनकम इज 1 करोड़ 1 लाख। टैक्स कितना लेंगे आप, 25% लेंगे, टैक्स लेंगे, ऐड करेंगे सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट आएगा और आप निकालेंगे नेट कितना आता है। चलिए आप एक काम करिए, फटाफट ये जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखते हुए ऐसा का आपका फॉर्मेट यही रहना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट आपका यही रहना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आप कर दीजिए कि टोटल इनकम लेंगे पहले 1 करोड़ 1 लाख, टैक्स रेट आपका यहाँ 25% आ जाएगा, ठीक है, सरचार्ज अलग आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आएगा 25 लाख प्लस आपका ऊपर वाला जो भी है ऐड करेंगे, और आप नेट टैक्स है वो नेट टैक्स मुझे बताइए, नेट टैक्स बताइए मुझे, नेट टैक्स बताइए मुझे। नेट टैक्स मुझे बताइए आप करके, पहले क्वेश्चन को आपको बुक में सॉल्व करना है, आपके पास बुक है तो, आपके पास बुक है तो आपको बुक में सॉल्व करना है। मुझे दोनों अमाउंट बताएंगे, मार्जिनल रिलीफ कितना है और नेट टैक्स पेबल कितना है, मुझे दोनों अमाउंट बताएंगे, मार्जिनल रिलीफ कितना है और नेट टैक्स पेबल कितना है। Marginal relief is 1,01,750 and net tax payable is 27,04,000। सही बोल रहा हूं? Marginal relief is 1,01,750 and
नेट टैक्स इज 27,04,000। अरे आदर्श, गलत कैसे है तुम्हारा बेटा? आदर्श, उज्जवल, आदर्श एंड उज्जवल, 25% लीजिए ना आप। चलिए, आदर्श एंड उज्जवल, वाई योर आंसर इज रॉन्ग? अगर सही हो गया हो तो बोल दो हो गया। अपना मिस्टेक कहां किया चेक करो, आपने मिस्टेक कहां किया चेक करो, और अगर हो गया है तो बोलो कि सर डन। चलो डन। अब आपके लिए एक 50 रुपीज वाला क्वेश्चन, 51 रुपीज, नॉट 50 रुपीज, 51 रुपीज। मैं हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें जो पहला आंसर करेगा उसको कुछ इनाम मिलेगा, ठीक है? ये लाइव बैच के लिए है, रिकॉर्डेड वालों के लिए नहीं है। तो जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले देख रहे हैं, तुम मैसेज मत कर देना बाद में, ये लोग मुझे मैसेज कर लेते हैं करके, ठीक है? कि सर हमने तो पहले कर लिया था आपके लाइव वाले बच्चों से भी। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लाइव वालों के लिए है, ठीक है? हाँ, तो आपके लिए क्वेश्चन, यू विल गेट द 51 रुपीज। जो फर्स्ट आंसर करेगा ही इज गोइंग टू गेट द 51 रुपीज। और 51 रुपीज आपको गूगल पे मिलेगा, या आपके पास कोई भी यूपीआई आईडी है आप डालोगे उस पे मिलेगा, बट फर्स्ट आंसर जिसका आंसर पहला आएगा, सही आंसर, ठीक है? चलिए, आपकी बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बीबी लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम इज 10 करोड़ 1,80,000। 10 करोड़ 1,80,000 इज टोटल इनकम है, और टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 का 480 करोड़ है। अज्यूम दैट कंपनी नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115BAA। यू हैव द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट का आपके लिए ब्रेक अभी ले लो करके, ठीक है? और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर लो ब्रेक में, तो दोनों काम हो जाएंगे, ब्रेक भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और जो पहले आंसर करेगा सही आंसर, दैट पर्सन इज गोइंग टू रिवॉर्डेड बाय 51 रुपीज, ठीक है? चलिए, तो आपके लिए ब्रेक एज वेल एज ये वाला क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है।